गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हसीन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वेदश्री। मॉर्निंग सर। वेदश्री, यस गुड मॉर्निंग। वेदश्री, वेदश्री बेटा आपका वीडियो ऑन करो बिकॉज यू आर द न्यू क्लास फॉर मी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैं चेहरे से पहचानता ही नहीं हूँ, है ना, बिकॉज you people came into my class first time. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेदश्री वीडियो ऑन करो। शारदा कौरा से वेदश्री, आरुष, शिवगंगा। हाँ, थोड़ी देर ऑन करके रखना है ना, वीडियो ऑन करके रखो सो दैट आई कैन सी यू पीपल। चेहरा पहचानना जरूरी हो गया मुझे। यस हाँ, वीडियो ऑन करो वेदश्री, ऑडियो ऑन है। हाँ, जस्ट लेट इट फॉर 3-4 मिनट्स। हाँ, अभी ठीक है, गुड है ना। नाउ यस संस्कृति, वही संस्कृति यस सर। वीडियो ऑन करो। एहसिन मोबाइल वीडियो ऑन करो बेटा। मैं एक बार फेस देख लूं। यस हाँ, शी इज एहसिन मोबाइल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। पढ़ाई अच्छी चल रही है एहसिन? यस सर। एहसिन पढ़ाई अच्छी चल रही बेटा? यस सर। अच्छा, हम जो टीचमेंट में पढ़ाते हैं वो आपको मोबाइल पे अच्छे से टेक्स्ट बुक दिखाई देती है? यस सर, प्रॉपरली टेक्स्ट बुक दिखाई देती है ना? जैसा हम अपने मोबाइल पर पीडीएफ देखते हैं वैसा का वैसा हमें हमारे मोबाइल पे टीचमेंट के जरिए भी दिख रहा है, दिखता है? अच्छा, गुड बेटा। हाँ, अभी एहसिन आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। संस्कृति सर। हाँ, संस्कृति वीडियो ऑन करो। सर इट इज ऑन। नेम कहाँ गया तुम्हारा फिर? हाँ, सॉरी। यस ओके, सो दिस इज संस्कृति। व्हाट इज योर फुल नेम बेटा? यस सर। Full name, surname after Sanskriti. What are you writing? Sir, your sound is not coming properly. Okay, ठीक है। अच्छा, one thing संस्कृति, आपका जो नेम का स्पेलिंग है इसमें एस कैसा दिख रहा है? स्मॉल, ठीक है। सो टीचमेंट ऐप में अभी क्लास खत्म होने के बाद टीचमेंट ऐप में एक प्रोफाइल आती है ना? प्रोफाइल में एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, तो उसमें संस्कृति का एस कैसा करना है? कैपिटल। गॉट इट? चलिए, नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, सो once again welcome back to all of you in social science subject live class for standard 8. Yes, where is Advaita Dwivedi? Advaita Dwivedi, Advaita Dwivedi, Shruti Shukla, sorry सृष्टि शुक्ला। Yes sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। Good morning sir. चलिए, सो लेट अस प्रोसीड जहां पर हमने हमारे लास्ट सेशन में एंड किया था, ठीक है ना? सो डियर, यस
Now, is the textbook visible, beta? Yes, sir. Yes, sir, So it's visible. हमने ये वाला स्टोरी बोर्ड रीड आउट किया था, Yes, sir. और इस स्टोरी बोर्ड को मैंने आप लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया था, है ना? तो उस एक्सप्लेनेशन में हमने क्या देखा था कि वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस किया था। Yes, sir, discuss. Yes, sir. So now let us come to this section. ठीक है? The Constitution helps to protect us against certain decision that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believe in. अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि कई बार हमारे कंट्री की गवर्नमेंट इस प्रकार के कुछ डिसीजन जल्दबाजी में या अज्ञानता में ले लेती है, जिन डिसीजंस का आगे चल के क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। क्या होता है? Adverse effect. एडवर्स इफेक्ट मतलब गलत प्रभाव। तो आज तो बात समझ में आई नहीं, है ना? परंतु हम आज गलती कर बैठे और उसका असर हमें कितने दिनों बाद, काफी दिनों के बाद में महसूस होता है। काफी दिनों बाद वो असर समझ में आता है, अरे ये तो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes. Yes, So sir. for example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. है ना? जैसे हम इंडिया की बात करें, तो हमारे कंट्री में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? सृष्टि मत्ते, सृष्टि मत्ते, which form of government do we have? Which form of government do we have? Sir, your sound is not coming clear. Okay. Pragya Bhumiya, which form of government do we have? Democracy. Democratic. Democratic. Good. तो Sir, your sound is clear. बेटा ये तो तुम्हारे एंड से जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसका फर्क पड़ेगा, है ना? और जिस दिन भी नेट की स्पीड अच्छी नहीं होगी, इट मे बी हैपनिंग। ठीक है, चलिए। So it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. So जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में क्या करती हैं, हमेशा लड़ती रहती हैं, और इन पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई के कारण कंट्री में प्रॉपर रूल नहीं चल रहा है। इसलिए लोग क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर। हमें डेमोक्रेसी को खत्म करके क्या लाना चाहिए, डिक्टेटरशिप लाना चाहिए। ठीक, बट स्वेप्ट बाय दिस इमोशन,
ये सोचते समय they may not realize that in the long run dictatorial rule would go against all their interests. ठीक है? Sir, dictator means? Pardon? Sir, what's the meaning of dictator? डिक्टेटर, गुड क्वेश्चन. ठीक है, डिक्टेटर एक ऐसा रूलर होता है. डिक्टेटर और डिक्टेटरशिप इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट और इज ए टाइप ऑफ रूल इन विच only the one single person has all the decision making power, and that ruler is not elected by the people. तो डिक्टेटरशिप ऐसा रूलिंग है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. डिक्टेटरशिप ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक सिंगल व्यक्ति जो है वो कंट्री की गवर्नमेंट को अकेले चलाता है. वही अकेला व्यक्ति अपनी मनमर्जी से सारे डिसीजन लेगा. ओके, और इस कारण डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रूलर है, डिक्टेटर है, वो कौन ने इलेक्ट नहीं किया? सिटीजन ऑफ कंट्रीज ने इलेक्ट नहीं किया. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सिटीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री के सिटीजन ने डिक्टेटर को इलेक्ट नहीं किया. वो तो अपनी मनमर्जी से अपनी ताकत के दम पर उस कंट्री का रूलर या शासक बन गया. तो ऐसा जो डिक्टेटर है वो जब तक चाहे तब तक क्या करेगा? कंट्री के ऊपर रूल करेगा और अपनी मर्जी से रूल करेगा. जब वो अपनी मर्जी से रूल करेगा तो वो कॉमन पॉपुलेशन की भलाई के काम नहीं करेगा, बल्कि सबसे पहले क्या देखेगा? वो अपना फायदा, अपना बेनिफिट देखेगा. ये बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So a good constitution does not allow all these whims to change its basic structure. ठीक है, जब एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री में होगा, यानी किसी भी कंट्री में यदि बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो उस कंट्री के लोग इस प्रकार के उल जलूल डिसीजंस नहीं लेंगे. ठीक है, so it does not allow for the easy overthrow of provision that guarantee rights of citizen and protect their freedom. ठीक है, so किसी भी कंट्री में यदि एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कंट्री के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आसानी से चेंज नहीं होने देता. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यदि हमारे पास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो लोग जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे. वो जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हमेशा कैसा होगा? करेक्ट होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Good बेटा. Where is अजीत पवार? अजीत पवार कहाँ है भैया? आदित्य सिंह, सात्या पिल्ले, शशांक अंगेरीकुला, शशांक अंगेरीकुला, Not there. not there. अनुष्का बल्की, Not there, sir. अर्पिता गुजर, Not there, sir. Just a minute. Okay. रश्मि बल्की
Is Rashmi Balki present? No, sir, not there. No, sir, not there. Okay, ठीक है. Sachi Khere. Where is Sachi Khere? Not there. No, sir, she is also not present. Sir, Saturday Sanchi came. But she came only for 11%. Then Gaurav Adaskar is not there. Gaurav, are you present right now? Sir, he is there. Sir, he is there. Gaurav Adaskar, don't miss the classes, okay? Then Tanushri Balki is not present. Tanvi Bobhate is not present. Hemlata Vakle. Sir, Who has joined? Who has I joined am with present. Who says I am present? Tanushri Balki. Yes, sir. Why you was absent on Saturday? Sir, I was not feeling well. Acha, who has joined with this Hemlata Vakle? Jay Korase was absent. Vedshri Bhojekar, you was absent on Saturday. Yash Kale, बेटा सैटरडे को एब्सेंट थे. अच्छा प्रेजेंट है, बट यू हैव जॉइंड विथ 3 नंबर. सॉरी. यश काले. Sir, he is absent. ठीक है. I am going to call all these students today. अच्छा युगांत. युगांत, are you listening? Yugant. Now, Akshar Tiwari. Akshar Tiwari. Yes, sir. Not. बेटा मैंने बोला था कि टीचमेंट ऐप पर एडिट सेक्शन में जाकर के अक्षर का ए कैपिटल कर दो. Okay, sir. Now only I am going. अरे नॉट अभी नहीं करना. आफ्टर दिस क्लास. ओके. Okay, sir. तो अपने अपने नेम की स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है. किस किस को करना है मैं फिर से बता देता हूं. अक्षर तिवारी, भार्गव अवंडे, हेमलता वाकले, जय कोरासे, समीक्षा घंटावार, संस्कृति शेरकी, संस्कृति का एस कैपिटल, शामिनी निरंजने. शामिनी, आर यू लिसनिंग? चलिए. देन वेदश्री भोजेकर, आपने जो बाकी के 2 नंबरों से ज्वाइन किया है ना, उन नंबरों पे वेदश्री का बी कैपिटल कर देना. विनय कुमार साहा. ओके. विनय का बी कैपिटल. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट. ओके. चलिए. सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट the constitution plays a very important role in democratic society. जितनी भी democratic societies हैं, उन सारी democratic societies में constitution क्या करता है? एक बहुत important role play करता है. Is it clear up to this section? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, so let us proceed to the next one. Now, the next section is about, let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the Indian Constitution. तो जो हमारा अगला सेक्शन है वो क्या है? की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज आवर नेक्स्ट सेक्शन? Key features of the Constitution.
Next section of ours is key features of the Indian Constitution. ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना क्या है. So the Indian Constitution key features. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. ठीक है, अब beginning of the 20th century का मतलब, the beginning of the 20th century यानी from 1901. Beginning of the 20th century मतलब 1901. 1901. good. 1901. Good. The Indian National Movement. तो यहाँ Indian National Movement मतलब किसके बारे में बताया गया है? फ्रीडम स्ट्रगल. इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब क्या है ये? What is this? This is freedom struggle. Freedom struggle मतलब आजादी की लड़ाई है ना. तो आजादी की लड़ाई हम किसके खिलाफ लड़ रहे थे? British. Now, so by the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. तो 1901 से है ना, भारत का जो आजादी का आंदोलन था, उस आंदोलन में हिंदुस्तान के लोग ब्रिटिश रूल से आजाद होने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे. ठीक है, तो ये आजादी की जो लड़ाई है. हाँ बेटा. डिकेड्स का मतलब होता है दसियों सालों से. डिकेड इज फॉर द पीरियड ऑफ 10 years. ठीक है, 10 साल का जो पीरियड होता है ना, 10 year पीरियड, 10 year पीरियड. तो 10 year periods को क्या बोलते हैं? डिकेड. क्या बोलते हैं? डिकेड. DECADE डिकेड मतलब 10 साल का समय. तो डिकेड्स मतलब ऐसे 10-10 साल बहुत सारे निकल गए. Okay, ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great time to imagining and planning what a free India would be like. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. अब इसका मतलब ये है कि जब हमारा आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो हम ब्रिटिशर्स के साथ में, हम मतलब हमारे जो पूर्वज थे, फ्रीडम फाइटर्स थे. तो फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ किस नाम से बुलाया गया? नेशनलिस्ट के नाम से. तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे. पर उस लड़ाई के साथ साथ उन्होंने अपना बहुत सारा समय इंडिया की प्लानिंग के लिए भी खर्च किया. यानी एक तरफ तो हमारी लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चल रही थी, और साथ ही साथ इस बात की प्लानिंग भी लगातार कर रहे थे. इस बात की प्लानिंग भी लगातार कर रहे थे कि इंडिया जब आजाद हो जाएगा तो फ्री इंडिया में हमें किस प्रकार की गवर्नमेंट बनानी है. ठीक है, तो उसका उन्होंने क्या इमेजिनेशन और प्लानिंग करना
आजादी की लड़ाई के साथ साथ शुरू कर दिया। बात समझ में आई गौरी? गौरी, गौरी, यस सर। हाँ वीडियो ऑन करो पहले। गौरी, चलिए नाश्ता हो गया? यस सर। अच्छा ठीक, चलिए ओके। So during the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. इसका मतलब ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय पर ही क्या जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर, उन लोगों ने इस बात की प्लानिंग करना शुरू कर दी थी कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा, फ्री इंडिया मतलब जब हिंदुस्तान को आजादी मिल जाएगी तो हम इंडिया में किस प्रकार की गवर्नमेंट बनाएंगे, उस गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग होगी, इंडिया का वो डेवलप करना कैसे है, तो वो सारा इमेजिनिंग और प्लानिंग उन्होंने उस आजादी की लड़ाई के साथ साथ करना शुरू कर दिया। ठीक है। अंडर द ब्रिटिश they had been forced to obey rules that they had very little role in making. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर उन्हें बहुत सारे ऐसे रूल्स, ऑबे मतलब मानना पड़ते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में भारतीय लोगों को बहुत सारे ऐसे नियम मानना पड़ते थे जो उन्होंने बनाए नहीं। ठीक है। So the long experience of authoritarian rule. Authoritarian rule का मतलब होता है अपनी मन मर्जी का रूल। Authoritarian rule मतलब अपनी मनमर्जी का रूल। तो ये जो अथॉरिटेरियन रूल है, अपनी मन मर्जी से जो चाहे कानून बना देना, देश के नागरिकों का उन रूल्स में, उन लॉज में कोई भी रोल नहीं है। तो ये जो अथॉरिटेरियन रूल है, ठीक है, ये किस टाइम पीरियड में था? अंडर द कॉलोनियल स्टेट। अंडर द कॉलोनियल स्टेट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। So the long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था वो कैसा था? अथॉरिटेरियन रूल था, मन मर्जी का शासन। और उस मनमर्जी के शासन में भारत के लोगों को बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे कानून, लॉज फॉलो करने पड़ते थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इसलिए आजादी की लड़ाई के समय ही हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि फ्री इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेसी। तो फ्री इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेसी मतलब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद इंडिया को कैसा बनाना है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, इन विच everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. यानी इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में everyone should be treated equally. हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट। अब इक्वल मतलब सभी लोगों के लिए कानून कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। They will be allowed to participate in the government. अब they will be allowed to participate in the government मतलब देश के लोगों को गवर्नमेंट बनाने में, देश के लोगों को गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पूरा पूरा पार्टिसिपेशन मिलेगा। ठीक है। सो पीपल वुड बी ट्रीटेड इक्वली।
देश के हर नागरिक को समान रूप से माना जाएगा। अब इक्वली ट्रीटमेंट का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। कानून सभी के लिए कैसा होगा? एक समान। कानून सभी के लिए कैसा होगा? एक समान, इक्वल, एक समान। ठीक है? They will be allowed to participate in the government. देश के लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन लोगों को कैसे मिलेगा? कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग किसको इलेक्ट करेंगे? रूलर्स और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। ठीक है? What remained to be done then was to work out the way in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, आजादी की जो लड़ाई चल रही थी 1901 से ही, है ना? इंडिया को आजादी मिली 1947 में, पर 1901 से ही जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने पहले से ही ये डिसाइड करना शुरू कर दिया था कि इंडिया आजाद होने के बाद में कैसी कंट्री बनेगा? डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। तो आजादी के बाद हिंदुस्तान कैसी कंट्री बनेगा? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। समझ में आया? और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी सभी लोगों को एक समान रूप से गवर्नमेंट ट्रीट करेगी। तो इक्वल ट्रीटमेंट मतलब रूल ऑफ लॉ। देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कानून का शासन होगा। पीपल वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मतलब कंट्री के रूलर्स कौन इलेक्ट करेंगे? देश के लोग इलेक्ट करेंगे। तो इतना डिसीजन ऑलरेडी हो चुका। तो व्हाट रिमेन टू बी डन? जब इतना डिसाइड हो गया तो फिर क्या करना बाकी रह गया, है ना? व्हाट रिमेन टू बी डन was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. तो ये बात आजादी के पहले ही डिसाइड हो गई कि इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है। तो अब आजादी के समय सिर्फ कौन सा काम बाकी रह गया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे, उसका नियम क्या होगा, उस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और उस कंट्री के रूल को चलाने के लिए, उस कंट्री का शासन चलाने के लिए किस प्रकार के रूल्स मतलब नियम बनाना जरूरी है। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946, and they met periodically for the next 3 years to write India's Constitution. अब ये जो काम है इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, तो दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल who became members of the Constituent Assembly in 1946. They met periodically for the next 3 years to write India's Constitution. अब इस पूरी लाइन का बेसिक मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि इंडिया को 1947
में आजादी दे दी जाएगी। परंतु ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडिया को पूरी तरीके से आजाद करने से पहले इंडिया को एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाए, ताकि जैसे ही इंडिया आजाद हो ब्रिटिश रूल से, तुरंत इंडिया में क्या बन जाए, एक प्रॉपर गवर्नमेंट बन जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 में इंडिया को आजाद करने से पहले ही इस प्रकार का एक सिस्टम बनवाया, जिसके जरिए 1946 से ही इंडिया में क्या बनाने के लिए तैयारी शुरू हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी शुरू हो गई। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था, तो एक या दो लोगों के लिए ये काम पॉसिबल नहीं था। तो पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया से अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए, ठीक है। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी संख्या लगभग कितनी थी? 300. 300। 300. ये 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिया के अलग अलग इलाकों से चुना गया, ताकि ये लोग मिल करके क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो 300 पीपल्स थे, ये जो 300 लोग मिल करके इकट्ठा हुए, तो उन्होंने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया, असेंबली बनी। तो वो 300 लोगों की जो असेंबली है, उसको क्या बोला गया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मतलब उन लोगों का ग्रुप जिसने मिलकर के क्या बनाया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। दे मेट पीरियोडिकली। अब ये जो 300 मेंबर्स हैं, इनकी अलग अलग समय पर क्या होती थी, मीटिंग होती थी, ठीक है। और उस मीटिंग में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिबेट और डिस्कशन होते थे। Those debate and discussion took place for the next 3 years. अगले 3 सालों तक, यानी 1946, 1947, 1948 और थोड़ा सा टाइम पीरियड था 1949 का। ऐसे करके लगभग 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों की मीटिंग चली, और उसमें उन्होंने क्या किया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनो। अभी मैं आपको थोड़ी देर में क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑनलाइन असेसमेंट 1 का सिलेबस भेज रहा हूं। एक बात ये समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रोसीजर चली, उससे रिलेटेड एक वीडियो भी भेजूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो के जरिए वीडियो लिंक डालूंगा, तो उस वीडियो लिंक के जरिए आप लोगों को ये पता चलेगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बना, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कैसे हुई, उसमें डिबेट और डिस्कशन कैसे हुआ, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो का लिंक मैं आपको क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. That's all for today live class. Thank you, Friends. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.